हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने सीडीपी का जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कोलवर्क के नैतिक विकास के बारे में डिस्कस किया था। हमने एमसीक्यू किए थे उस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसके सिद्धांत भी पढ़ेंगे हम, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाल विकास इंट्रोडक्शन देखते हैं बाल विकास का। तो बाल विकास के मुख्य सूत्रधार हरलॉक और स्टेनले हॉल को मानते हैं। किसको मानते हैं? हरलॉक और स्टेनले हॉल को। और अगर दोनों ऑप्शन में हो बाल विकास के मुख्य सूत्रधार में, तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे स्टेनले हॉल। ठीक है, अगर स्टेनले हॉल ऑप्शन में नहीं होगा तो हम हरलॉक लगाएंगे। ठीक है, और अगर स्टेनले हॉल ऑप्शन में रहेगा तो हम स्टेनले हॉल लगाएंगे। बाल विकास में ये चीजें याद रखने की जरूरत होती है कि हमें हमेशा जो उत्तर देना पड़ता है वो ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आयामी अध्ययन हम करेंगे। बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, विकास के विभिन्न आयामों व दिशाओं का अध्ययन करेंगे हम। बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक का हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन करेंगे और व्यक्तित्व मूल्यांकन का भी अध्ययन करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान और विकास के क्षेत्र में हरलॉक का योगदान सर्वाधिक माना गया है। किसका माना गया है? हरलॉक का। ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की। तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत में से एक जो हमारा पहला सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निरंतरता का सिद्धांत। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कहने का मतलब यह है कि विकास जो है गर्भधारण मतलब कि जब जो मां होती है, जब मां के पेट में जो शिशु आ जाता है, जब मां गर्भ धारण कर लेती है, तो वहां से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। कौन सी? विकास की। विकास किसी एक दिन का आकस्मिक परिणाम या घटना नहीं है, वह धीरे धीरे निरंतर चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि विकास किसी एक दिन की घटना नहीं है, ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एक दिन में विकास हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास दोनों ही निरंतरता के नियम को मानेंगे या उसका पालन करेंगे। तो अभिवृद्धि और विकास दोनों ही निरंतरता के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, विकास किसी एक दिन का आकस्मिक परिणाम नहीं है, एक दिन की घटना नहीं है। जैसे ये देखिए, पहले क्या होगा? पहले जायकोट बनेगा, मतलब कि निषेचन होगा। निषेचन के बाद जायकोट बनेगा। ठीक है, जायकोट के बाद मोरूला बनेगा। ठीक है, मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, कलेक्शन ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं, कोशिकाओं का समूह। फिर उसका गैस्ट्रुला बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो मतलब कि भ्रूण बनेगा, फिर फीटस बनेगा, उसके बाद नवजात शिशु का जन्म होगा। तो ये एक निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया, निरंतरता से ये प्रक्रिया चल रही है। ये कोई एक दिन में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है ये निरंतरता की प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि विकास अचानक से हो गया, एक दिन में ही हो गया। ठीक है, तो बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत में से जो एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है। विकास गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विकास किसी एक दिन का आकस्मिक परिणाम या घटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कहने का मतलब ये कि सीधी सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक आप है और एक आपका दोस्त है। मान लीजिए ये वाला जो है बी और आप हो ए। मान लीजिए ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, गणित बहुत अच्छी बनाता है, सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये खेल में भी अच्छा हो और आप खेल में अच्छे हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पढ़ने में अच्छा हो तो ये खेल में भी अच्छा है। आप अगर पढ़ने में अच्छे नहीं तो आप खेल में अच्छे हैं। तो ये व्यक्तित्व भिन्नता है। सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती हैं, कुछ स्पेशलिटीज रहती हैं। तो एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए शिक्षण देने में बच्चों के लिए। आप सब आगे भावी टीचर बनने वाले हैं, तो व्यक्ति जो है या फिर बच्चे जो हैं उनको उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाएं।
ठीक है, क्योंकि क्लास में हर प्रकार के बच्चे रहेंगे, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में समझ में आएगा, किसी को 4 बार में समझ में आएगा। तो यही क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, एक उदाहरण उसका एक और ये भी ले सकते हैं कि एक बालक 12 माह में चलना प्रारंभ करता है, तो दूसरा 15 माह में, कोई 18 माह में चलना सीखता है, तो कोई और देर में सीखता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि व्यक्तिगत गुणों की भिन्नता को देखना चाहिए शिक्षण कार्य में। तीसरा जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है हमारा, क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, मतलब कि विकास जो है एक निश्चित और अपरिवर्तनीय क्रम में होता है। मतलब विकास का जो क्रम होता है निश्चित होता है। कैसे होता है निश्चित? सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जायकोट बना, जायकोट के बाद भ्रूण बना, भ्रूण के बाद नवजात शिशु बना। ऐसा तो है नहीं है कि सीधा निषेचन हुआ और निषेचन के बाद सीधा शिशु बन गया, बीच में कुछ प्रोसेस तो हुई होगी, बीच में जायकोट बना, एम्ब्रायो बना, फिर ही तो नवजात शिशु पैदा हुआ ना। ऐसे ही पहले सुनना सीखा होगा आपने, फिर बोलना सीखा होगा, फिर पढ़ना सीखा होगा, फिर लिखना सीखा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो अवस्था होंगी, पहले गर्भधारण हुआ होगा, फिर शैशव अवस्था आई होगी, फिर बाल्य अवस्था आई होगी, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर मध्य अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि विकास एक क्रमिक रूप में होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, ये नहीं होता कि निषेचन से सीधा नवजात शिशु पे पहुंच जाओ, सुनने से सीधे लिखने पे पहुंच जाओ, बोलना भी तो सीखोगे, पढ़ना भी तो सीखोगे। और ऐसा तो है नहीं कि गर्भधारण के बाद सीधे आप वृद्धावस्था पे पहुंच जाओ, शैशव अवस्था भी आएगी, बाल्य अवस्था भी आएगी। तो ये विकास एक क्रमिक डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्रमिक डायरेक्शन में। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा और मुझे लग रहा है कि इस साल भी इससे क्वेश्चन बनेगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुप्पू स्वामी, अंडरलाइन कीजिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कुप्पू स्वामी के अनुसार विकास की 2 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमिडिस्टल। ठीक है, 2 अवस्थाएं, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमिडिस्टल। सिफेलोकोडल या तो ये इंग्लिश में लिखा आएगा, भले ही हिंदी आप लैंग्वेज चुनो, उसमें भी सिफेलोकोडल इंग्लिश में भी लिख के दे सकते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना ये टर्मिनोलॉजी, सिफेलोकोडल। हिंदी में इसको बोलते हैं अधोमुखी या सिर पदामुखी, सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इसमें कि बालक का विकास जो है सिर से लेके पैर की ओर होता है। इसके अनुसार विकास सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बालक के सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा, अंत में उंगलियों पर नियंत्रण आएगा। अंत में उंगलियों पर नियंत्रण आएगा। सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चा पहले गर्दन उठाना सीखता है, फिर पलटना सीखता है, मतलब धड़ की एक्टिविटी कर रहा है, फिर पैरों, और अंत में क्या होता है, उंगलियों पर नियंत्रण कर पाता है। ठीक है, उदाहरण से समझिए आप इस विकास को, सिफेलोकोडल को। 1 माह का बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सिर को उठाना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? सिर को उठाना प्रारंभ करेगा। फिर जब बच्चा 3 माह का बालक हो जाएगा तो वो अपनी आंखों की गतिशीलता, मतलब वस्तु पर केंद्रित कर पाएगा, डायनेमिक कंट्रोल पाएगा। ठीक है, सिर उठाएगा, फिर 3 माह में आंखों को गतिशील वस्तुओं पर केंद्रित कर पाएगा। जब बच्चा 4 से 5 माह का हो जाएगा तो किसी का सहारा पाकर बैठना प्रारंभ करेगा। ठीक है, सहारे से बैठेगा, मतलब सीधी सीधी बात है 4 से 5 माह में। फिर जब बच्चा 6 से 7 माह का हो जाएगा तो बिना किसी सहारे के स्वतंत्र बैठना सीख जाएगा। ठीक है, किसी सहारे की उसको जरूरत नहीं रहेगी। 8 से 9 माह का हो जाएगा बालक, 8 से 9 माह का बालक हो जाएगा तो सहारे के साथ खड़ा होना प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा? खड़ा होना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, 10 से 11 माह में बिना सहारे के खड़ा हो जाएगा वो, और सहारे के साथ चलना शुरू कर देगा। और जैसे ही 12 से 18 माह का होगा तो पूर्ण रूप से स्वयं चलना सीख जाएगा। क्या करेगा? पूर्ण रूप से चलना सीख जाएगा, मतलब कि 1 से जो 1.5 साल है उसमें पूर्ण रूप से चलना सीख जाएगा। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा तो दौड़ना एवं कागज पर लकीरें बनाना प्रारंभ कर देगा। 3 से 6 माह में बालक खिलौनों को सुनियोजित ढंग से खेलना शुरू कर देगा
और 6 से 12 माह तक, 12 वर्ष तक, माफ कीजिए, 6 से 12 वर्ष तक बालक क्या करेगा, खेल के मैदान में सामाजिक खेलों में भाग लेगा। और 12 से 18 माह तक क्या करेगा, खतरों के साथ खेलेगा, जोखिम भी मोल लेगा। ठीक है, तो ये सब क्रियाकलाप है वो करेगा। मतलब कि किशोर अवस्था में पहुंच गया है वो, तो खतरों का खिलाड़ी वो बन गया है। आगे बढ़ते हैं। कुप्पुस्वामी की दूसरी अवस्था प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब होता है कि जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा, निकट से दूर की ओर होगा। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद नजदीक के अंग, कंधे, हाथ, और अंत में हाथ की उंगलियों का विकास होगा। कहने का मतलब यह है, शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बच्चा जो सूक्ष्म कौशल, मतलब कि लिखने से पहले, ठीक है, लिखने से पहले या टाई लगाने से पहले या चीजों को पकड़ने से पहले, चीजों मतलब लिखने से पहले क्या कूदना, दौड़ना, ये सब प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या बता रहा है, किसको बता रहा है, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल को बता रहा है, बाह अभिमुख या समीप दूर अभिमुख को बता रहा है। इस टाइप का उसमें क्वेश्चन आएगा, और होपफुली ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विकास के एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको मैं सीधे सीधे आपको समझाता हूं कि जो बालक है वो, जब बालक छोटा रहता है तो वो अपने संपूर्ण अंग को एक साथ हिलाता है, उसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि वो चीज डायरेक्टली चीज को नहीं पकड़ता, पहले हाथ पैर हिलाएगा। ठीक है, पहले हाथ पैर हिलाएगा, पृथक पृथक भागों को हिलाएगा। ठीक है, तो बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए दोनों हाथों को पहले एक साथ ले जाता है। ठीक है, बाद में वह कंधे, फिर कोहनी, फिर कलाई, अंत में उंगलियों का सटीक प्रयोग करना सीखता है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय आएगा। मान लो किसी चीज को आपको पकड़ना है, तो पहले तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर चलाता है, फिर बच्चा धीरे धीरे हाथ पे कंट्रोल लाएगा, फिर हाथ के बाद उंगलियों पे कंट्रोल लाएगा, फिर उस चीज को पकड़ेगा। ठीक है, बात समझे। विकास का एकीकृत या एकीकरण का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। तो विकास के क्रम में बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में वह विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोते समय पहले पूरा शरीर हिलता है, बाद में केवल आंखों से क्या आते हैं, आंसू और आवाज आती है। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा जब रोता है तो पूरा शरीर हिलता है, बाद में केवल आंखों से आंसू आते हैं और आवाज आती है। मतलब कि ये जो विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। पहले जब रोता है तो पूरा शरीर हिलता है, आपने देखा होगा, पूरा उसमें वाइब्रेशन, कंपन सा मचता है। लेकिन जब उसका विकास हो जाता है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बढ़ता है, तो सिर्फ केवल आंखों से आंसू और आवाज में ये परिवर्तन बदलता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, करस्पॉन्डिंग कोरिलेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आपस में पूरी तरह से अंतर संबंधित है। सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब यह है कि अगर संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा बच्चे का, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। अगर सामाजिक हो गया तो संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। मतलब कि एक विकास, मान लीजिए एक विकास दूसरे से अंतर क्रिया पे है, मतलब रिलेटेड है। अगर बच्चा संवेगात्मक ढंग से ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा तरीके से, और सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो एक विकास दूसरे विकास से संबंधित है, इसको हम बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक ही जाति के सभी प्राणी के विकास का प्रतिमान एक समान होता है, चाहे वह किसी भी देश या परिवेश का हो। इंसान का बच्चा इंसान के प्रतिमान ही विकसित करता है। ठीक है, चाहे मान लीजिए आप मेलोनी को ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप मोदी जी को ले लीजिए, अगर वो इंसान है तो वो इंसान की तरह ही उनमें प्रतिमान रहेंगे। ठीक है, सभी मनुष्यों का विकास एक सा ही होगा। कहने का मतलब ये है, अगर जानवर होंगे तो जानवर का विकास जानवर की तरह होगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, वातावरण
और वंशानुक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा सरल सा क्वेश्चन आपको आता है। कम से कम मैंने 20 पेपर का एनालिसिस किया है, 20 पेपर मैंने देखे हैं, और उन्हीं 20 पेपर में विकास वाले सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन जरूर आया है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो विकास वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया है। क्या है विकास? वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। क्या होता है? इंटरेक्शन। ठीक है, तो वंशानुक्रम का मतलब होता है इनहेरिटेंस, माता पिता के आनुवांशिक गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। वातावरण, इसके अंतर्गत क्या आता है? परिवार, समाज, संस्कृति, पोषण मुख्य रूप से आते हैं। एक बात और है नोट करने लायक कि विकास परिपक्वता मतलब कि मैच्योरेशन, मैच्योरिटी जो होती है, और अधिगम जिसको हम बोलते हैं सीखने का संयुक्त परिणाम है। तो विकास में क्या होता है? परिपक्वता और अधिगम का संयुक्त परिणाम होता है। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम का संयुक्त परिणाम होता है। आगे बढ़ते हैं। विकास के अन्य महत्वपूर्ण नियम: संचय रूप, पूर्वानुमान, विकास की दर व असमान होना, वर्तुलाकार, चक्राकार। कहने का मतलब यह है कि विकास का रूप संचयी होता है। विकास का रूप क्या होता है? संचयी होता है। मनुष्य आज जो कुछ भी है वह उसके पूर्व के संपूर्ण जीवन के अनुभवों और विकास का संचित परिणाम है। ठीक है, मतलब कि अनुभवों पर डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, विकास का स्वरूप कैसा है? संचयी है। कहने का मतलब यह है मनुष्य जो कुछ भी है वह उसके पूर्व के संपूर्ण जीवन के अनुभव और विकास का संचित परिणाम है। पूर्व अनुमान का नियम क्या कहता है? विकास के कुछ पहलू का पहले से ही पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाया जा सकता है? जैसे कि जब आप वृद्ध होंगे तो आपकी स्किन लटक जाएगी। ठीक है, जब आप छोटे रहेंगे तो आपके दूध के दांत कब निकलेंगे ये पता होगा। क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होंगे, तो कुछ चीजों का हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। विकास की दर असमान होना, जीवन के सभी चरणों में वृद्धि और विकास की दर हमेशा एक समान नहीं रहती। ठीक है, मतलब कि हर अवस्था में आपकी विकास की जो दर रहेगी वो असमान रहेगी। शैशवावस्था में यह तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, फिर किशोर अवस्था में तीव्र हो जाती है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि विकास की दर कैसी रहती है? असमान रहती है। कैसी रहती है? असमान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, विकास कैसा होता है? तो विकास वर्तुलाकार होता है या चक्राकार होता है या घंटाकार होता है? तीनों प्रकार का होता है, बात एक ही है। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार का नहीं होता, बहुआयामी होता है विकास। कहने का मतलब यह है कि विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। यदि बालक की लंबाई बढ़ती है तो उसके साथ उसकी चौड़ाई, मजबूती और अन्य आयामों में भी उसका अनुपात में गुणात्मक सुधार होता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हम देख सकते हैं। स्किनर के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो आप उत्तर लगाएंगे स्किनर। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हरलॉक के द्वारा कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो हमेशा याद रखना कि बाल मनोविज्ञान में शिक्षा का प्रमुख स्थान किसका रहेगा? बालक का रहेगा। किसका रहेगा? बालक का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अभिवृद्धि और विकास में हम अंतर समझते हैं। ठीक है, ये तो मानव उत्पत्ति का जैविक क्रम है कि शुक्राणु हुआ, शुक्राणु ने फिर अंडाणु को भेदा, फिर जायकोट बना, एम्ब्रायो बना, फीटस बना, बेबी बनी। ऐसे कोशिका हुआ, कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से शरीर बना। ठीक है, ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, बट हमारा अब भी मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिवृद्धि और विकास में अंतर हमको समझना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर पूछते हैं वो।
तो विकास क्या है? यह एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है, क्वालिटेटिव परिवर्तन है। ठीक है, मतलब कि विकास कैसा है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही है, जबकि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें गुणात्मक नहीं होगा। ठीक है, अभिवृद्धि जैसे लंबाई है, लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है और लंबाई को हम माप सकते हैं, लेकिन लंबाई में कोई गुण थोड़ी ना है। ठीक है, जैसे कि अब विकास पे आए, विकास में संज्ञानात्मक विकास हुआ या फिर संवेगात्मक विकास हुआ, तो जो इमोशन है उसको, उस चीज को हम नाप सकते हैं, उसकी मात्रा को भी नाप सकते हैं, उसके गुण को भी हम नाप सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आएगी अपनी लंबाई भी आ जाएगी और इसमें संवेगात्मक गुण भी आ जाएगा। तो मात्रा एक प्रकार से मात्रात्मक भी हो गया और गुणात्मक भी हो गया। इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण लंबाई, भार और शारीरिक अनुपात में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, लेकिन विकास में क्या है? शारीरिक परिवर्तन तो होंगे ही, साथ में मानसिक योग्यता, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास भी होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें लंबाई बढ़ेगी तो वो भी विकास में आएगी, और संवेगात्मक विकास हो रहा है तो वो भी विकास में आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो विकास है या फिर जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि क्या है? विकास का हिस्सा है। ठीक है, ये अभिवृद्धि है और ये विकास है। ये क्या है? विकास है, और विकास के अंदर क्या आएगा? अभिवृद्धि। मतलब कि विकास का हिस्सा क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष मापा जा सकता है, अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष मापा जा सकता है। इसे पूरी तरह नहीं मापा जा सकता, बल्कि इसका केवल अवलोकन या मूल्यांकन किया जा सकता है। यह जीवन भर नहीं चलती। अभिवृद्धि जो है वो क्या कैसी रहती है? जीवन भर नहीं चलती। जैसे आपकी लंबाई है तो एक निश्चित आयु तक ही आपकी लंबाई बढ़ेगी, बट जो विकास रहेगा माता के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली जो सतत प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, ये परिपक्व अवस्था तक बंद हो जाएगी और ये मृत्यु उपरांत तक चलेगी माता के गर्भ धारण से। ये एक ही दिशा में होती है, रेखीय दिशा में होती है, और ये बहुआयामी होती है, या फिर वर्तुलाकार या सर्पाकार या घंटाकार होता है विकास। यह केवल शरीर के बाह्य स्वरूप को स्वरूप में परिवर्तन को प्रकट करता है। जैसे लंबाई बढ़ रही है तो बाहरी परिवर्तन दिख रहा है, मोटाई बढ़ रही है तो बाहरी परिवर्तन दिख रहा है, बट ये बाह्य और आंतरिक लंबाई को भी बता रहा है और अंदर के गुण को भी बता रहा है कि संवेगात्मक गुण, संज्ञानात्मक गुण या सामाजिक गुण, इन सबको व्यापक रूप से बता रहा है। यह केवल संरचना है, परिवर्तन को दर्शाती है। यह व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता है और कुशलता को दर्शाती है। अभिवृद्धि का कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, जबकि विकास हमेशा लक्ष्य उन्मुख होती है, गोल ओरिएंटेड होता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अभिवृद्धि और विकास में असर्शन और रीजन में आपसे पूछ लिया जाए कि अभिवृद्धि का निश्चित लक्ष्य होता है और विकास का भी निश्चित लक्ष्य होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या ए और आर सही है, क्या ए गलत है, या आर सही है, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको उत्तर देना है कि ए गलत, ए सही है, मतलब कि इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, और आर लक्ष्य उन्मुख होता है, तो आर में भी आपको सही दे देना है, मतलब दोनों सही दे देना है। अगर ऐसा लिखा है कि अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता तो ए वाला भी सही हो जाएगा असर्शन, और ये आर वाला भी सही हो जाएगा, भले ही रीजन कुछ भी हो। ठीक है, हमें तो इन दोनों से मतलब है। यह विकास का एक छोटा भाग और संकुचित रूप है, जबकि एक बड़ा पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो विकास है, विकास जो आपका रहेगा, विकास के अंदर ही अभिवृद्धि रहेगी। ये विकास है बाहर वाला, ये क्या है? विकास, और ये क्या है? अभिवृद्धि। होपफुली इतना समझ में आया होगा आपको। फ्रैंक बोलते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन, जो लंबाई और भार में दिखता है।
किसके द्वारा कहा गया है कि अभिवृद्धि का अर्थ कोशिकाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि परिवर्तन से है? तो फ्रैंक के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? विकास परिवर्तन की वह दिशा है जो व्यक्ति में निरंतर चलती रहती है और विकास तंत्र को नियंत्रित करती है। किसके द्वारा कहा गया है, किस मनोविज्ञान के द्वारा कहा गया है कि विकास परिवर्तन की वह दिशा है जो व्यक्ति में निरंतर चलती रहती है? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो होपफुली गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।